बेटा आप लोगों की क्लास चल रही है क्या पहले वाली? नो सर। ओके, तो नितेश सर अभी भी ज्वाइन है। एक सेकेंड। हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कल की क्लास में बेटा हम लोगों ने एडवांस का पेपर डिस्कस नहीं किया था, तो पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? तो एडवांस के पेपर में बताइए, कोई डाउट्स है तो। सबसे पहले 37 क्वेश्चन पेपर निकाल लिया आप लोगों ने? थर्टी सेवन, 38, 39, 40, 41, 42, 43। सर 42। 42। ठीक है, 42 में क्या है, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लॉजिक टाइप का है, जिसमें आपको बोला है कि f(x) एक कंटीन्यूअस फंक्शन होना है और साथ में ये हमेशा इरैशनल वैल्यूज की आउटपुट ही अटेन करे, ये बोला गया है। तो जब भी कोई फंक्शन एक अकेले इरैशनल वैल्यूज को अटेन करता है ना, इरैशनल वैल्यूज ही हमेशा उसके आउटपुट में आए, तो उस फंक्शन को हमेशा एक कांस्टेंट फंक्शन ही होना पड़ेगा। या किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोला जाए कि एक फंक्शन हमेशा रैशनल वैल्यूज ही आउटपुट अटेन कर रहा है, तब भी उस फंक्शन को कांस्टेंट ही होना पड़ेगा। रीजन क्या है? देखिए, अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, हम अब कांस्टेंट को प्रूव करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बातें हैं उनको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे कंटिन्यूअस फंक्शन तो दिया ही है, और साथ में अगर मैं कंटिन्यूअस में एक इंक्रीजिंग वाला फंक्शन ले लूं, तो उसमें मान लो इस इनपुट पे एक इरैशनल आउटपुट आ रहा है, और उसका बहुत ही ज्यादा क्लोज वाला जो एक और इनपुट है उस पे भी मैं मान लो इरैशनल आउटपुट आ रहा है, तो बेटा दो इरैशनल वैल्यूज के बीच में तो इनफाइनाइट रैशनल वैल्यूज होती है ना। यस सर। एक हाइपोथेटिकल चीजें हम लोग बोल के चलते हैं कि कोई भी दो इरैशनल वैल्यूज आप कंसीडर करें, जितनी भी क्लोज वाली सिलेक्ट करना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर लो, उनके बीच में डेफिनेटली रैशनल वैल्यूज जरूर प्रेजेंट है। और अगर इस फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है, तो कंटिन्यूअस में अगर वो पहला एक इरैशनल आउटपुट अटेन किया, दूसरा इरैशनल आउटपुट अटेन किया, तो उनके बीच में जो छोटा सा पोर्शन आपको दिख रहा है, तो वो जो वैल्यूज होंगी वो कौन सी होंगी? रैशनल आउटपुट ही तो होंगे। बात समझ में आई? अगर एक फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है और उसे इंक्रीजिंग भी होना है, उस केस में वो अकेले इरैशनल आउटपुट्स अटेन नहीं कर सकता।
सेम बात डिक्रीजिंग के लिए। कहने का मतलब अगर फंक्शन थोड़ी देर के लिए अगर इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, उस केस में वो डेफिनेटली रैशनल आउटपुट भी अटेन करेगा, इरैशनल आउटपुट भी अटेन करेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है एक फंक्शन कंटिन्यूअस भी होना है और इरैशनल आउटपुट्स भी अटेन करने हैं, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ये बचता है कि वो एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाए, और कांस्टेंट फंक्शन में उस कांस्टेंट आउटपुट की वैल्यू क्या हो, ये एक इरैशनल वैल्यू हो। क्या ये बात समझ में आई है? सर ये दोबारा बोलना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक फंक्शन को इंक्रीजिंग होना है तो आप कितने भी क्लोज वाले इनपुट्स ले लें, मान लो ये वाला इनपुट लिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एक इरैशनल वैल्यू आया, दूसरा इनपुट लिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी ये इरैशनल आउटपुट आया, तो इन दोनों इरैशनल वैल्यूज के बीच में डेफिनेटली क्या होगा, रैशनल आउटपुट। यस सर। अब कोई भी दो इरैशनल आउटपुट सिलेक्ट कर लो, जब कोई भी दो इरैशनल आउटपुट सिलेक्ट करेंगे और फंक्शन को क्योंकि कंटिन्यूअस भी होना है, तो बीच के आउटपुट भी तो वो डेफिनेटली अटेन करेगा ना। यस सर। ठीक है ना, तो जब वो बीच के आउटपुट अटेन करेगा मतलब रैशनल आउटपुट भी अटेन करेगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि उसे सिर्फ इरैशनल आउटपुट अटेन करने हैं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ यही एक रीजन बन सकता है कि वो एक कांस्टेंट फंक्शन मिले। ठीक है, और उस कांस्टेंट की वैल्यू एक इरैशनल वैल्यू हो जाए। तो कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप r को 1 डालते हैं, 2 डालते हैं, 3 डालते हैं, तो सब पे ही आउटपुट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो f(1), f(2), f(3), f(4), f(5) से लेके f(100) तक सारे के सारे सेम आंसर देंगे, तो उनका समीशन बेसिकली क्या हो जाएगा, 100 टाइम्स f(1) हो जाएगा। तो ऑप्शन में से देख लो कौन सी बात सेम ही रहेगी। तो बी ऑप्शन सीधा सीधा दिख रहा है, सेम रहेगा कि बी ऑप्शन क्या कह रहा है, f(2) + f(4) + f(6) + f(8) ऐसे करके f(200) तक। तो ये भी 100 टर्म्स है, सारी की सारी सेम आएंगे, तो 100 टाइम्स ही बन जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 43। सर 43 बता दो। 43 में आपने लिमिट निकालनी है am नेगेटिव। सर 43 को करने का कोई सब्जेक्टिव तरीका है, क्योंकि मैंने तो वैल्यूज डाल के देख लो आप। यस सर, वैसे ही कर। देखो, अगर आप n और m की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे तो उससे ज्यादा जल्दी हो जाएगा, समझना ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है ना, रिलेट करना ज्यादा इजी रहेगा। अगर आप जनरलाइज देखना चाहते हैं तो जनरलाइज में भी लॉजिक तो लगाना ही पड़ेगा। लॉजिक क्या है, देखो a1 क्या है जी, x - a1 अपॉन x - a1 का मॉड। किस टाइप से, a2 सभी के सभी लिख लिए जाएंगे, और इसकी लिमिट निकालनी है, l निकालना है, x टेंडिंग टू am नेगेटिव, जिसमें a1 a2 ये सारे के सारे मैंने लिख दिए। ठीक, अब आप ये बताओ कि ये जो am नंबर होगा वो मैं मान लो यहां पे कुछ होगा, ठीक है, बीच में कहीं पड़ा होगा। तो आप ये बताओ कि ये जो नंबर है इसके पहले वाले सारे के सारे नंबर क्या होंगे, +1 होंगे क्या? यस सर। कि आप x की वैल्यू यहां पे जब डालेंगे तो वो क्योंकि a1 से ज्यादा होगा, आपने x की वैल्यू क्या डालनी है, यहाँ पे am -1 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस am -1 होगा, है ना। तो इस टर्म से पहले ये जितने भी टर्म्स होंगे उनमें सब में आप x की जगह जब am का जस्ट लेफ्ट नेबरहुड डालेंगे तो am - a1 अपॉन am - a1, तो ये सब क्या होंगे जी,
वन पॉजिटिव रहेंगे तो उनका जो रेशो है मॉड जो ब्रेक होगा तो वे प्लस के तरीके से ब्रेक हो जाएगा, तो सेम रेशो 1 आ जाएगा। तो am से पहले जितने भी बेटा ये टर्म्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, +1 होंगे। या इसको अगर ऐसा ना लिखने की बजाय भले ही आप इसको a1 a2 a3 ही रहने देते, आप हर एक में यहाँ पे am लिख लो या यहाँ पे am-1 लिख लो, अगर लिखने में थोड़ा ज्यादा हौच-पौच हो रहा है इसको am लिख लो। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ कि ये a1 ये भी +1 ये भी +1 और यहाँ तक तो सारे के सारे +1 होंगे, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है जी। इसके आगे वाले सारे के सारे क्या होंगे जी, -1, -1 क्योंकि डिनोमिनेटर में जो आपको वैल्यू मिलेगी जब आप x की वैल्यू am से छोटी डाल रहे हैं, am से छोटी डाल रहे हैं, तो ये जो am होगा ये भी कैपिटल am जो होगा ये भी -1 अटेन करेगा। उसके आगे में भी जो नंबर आएंगे वो उनके डिनोमिनेटर में जो मॉड ऑफ वैल्यू होंगी वो नेगेटिव आएगी मॉड के अंदर वाली। तो हर एक नंबर माइनस साइन के साथ खुलेगा, इस वजह से इन हर एक नंबर की जो वैल्यू है वो -1 रहेगी। तो अब आप लोग ये बताओ कि इसमें कितने नंबर हैं जो कि -1 आएंगे जी। तो टोटल अगर देखा जाए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, और उनमें से कितने नंबर 1 है जी, m-1 नंबर 1 है जी, तो बाकी बचे हुए नंबर क्या है जी, -1 है जी। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे n थे, उसमें से m-1 टर्म्स आपके क्या है, +1 है, तो बाकी बचे हुए टर्म्स क्या होंगे, -1 की पावर n माइनस m -1, तो वो नेट n माइनस m +1 बन जाएगा, तो सी ऑप्शन इसमें आ जाएगा जी। ठीक है, यस सर। सबको समझ में आया? हाँ जी 44। सर 44 में जो 1 से 6 तक वाला जो केस है उसको सॉल्व नहीं याद आ रहा था मेरे को, कैसे करते हैं? रट्टा नहीं मारना है, मेथड को समझना था। fx, पहले तो बेटा fx के बारे में देखो कि fx क्या है, एक क्यूबिक है और इसका डिफरेंशिएशन कर लो। मतलब पहले तो हमें fx का ग्राफ प्लॉट करना है, इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये बन के आया 15 यहाँ पे, इसमें 3 कॉमन आ गए, x² - 6x + 5, और ये बड़ा इजीली फैक्टराइज भी हो जा रहा है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये जो f' के जो रूट आ रहे हैं वो 1 और 5 आ रहे हैं, तो मतलब f' जो है वो 1 पे स्लोप 0 होगा जी और 5 पे भी स्लोप 0 होगा। तो अगर मैं इस fx के ग्राफ को प्लॉट करना चाहूं तो fx का ग्राफ क्या होगा, कुछ ऐसा आएगा जिसमें 1 पे उसका स्लोप 0 आना चाहिए और 5 पे उसका स्लोप 0 आना चाहिए। तो ये तो बेटा हमने fx का ग्राफ बनाया, ठीक? यस। अब हमने gx के बारे में बात करनी है जी। मिनिमम ऑफ f of t फॉर 1 से लेके x तक t की वैल्यूज, जिसमें आप x को 1 से लेके 6 तक रखेंगे, एंड x - 18 फॉर x ग्रेटर देन 60। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर यहाँ पे इस फंक्शन का मीनिंग क्या होगा उसको पहले समझना है, तो उसके लिए मैं कुछ वैल्यूज डाल के ही आपको समझाऊंगा। देखो यहाँ पे x की वैल्यूज 1 से
लेके 6 तक डाली जा सकती हैं, तो gx में भी मैं क्या करूंगा 1 से लेके 6 तक की कुछ ना कुछ x की वैल्यूज डालते जाऊंगा। तो सबसे पहले बेटा ये बताइए कि अगर मैं g ऑफ 1.2 कैलकुलेट करना चाहूं क्या होगा उसका? इट विल बी मिनिमम ऑफ f ऑफ t for t lying between 1 to 1.2। क्या ऐसा होगा? यस सर। Yes, sir. और बेटा 1 से लेके 5 के बीच में fx का ग्राफ क्या है? एक डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो मतलब अगर मैं t अब g ऑफ 1.2 की जो वैल्यू है वो कौन सी मिलेगी जी? किस वैल्यू के बराबर ये होगा कि भाई F of 1.2. t की वैल्यूज आप 1 से लेके 1.2 के बीच में डालते जाइए। यहाँ पे मतलब 1 पे आउटपुट निकालिए, 1.01 पे आउटपुट निकालिए, 1.02 पे आउटपुट निकालिए, 1.03 पे आउटपुट निकालिए, ऐसे करके 1 से लेके 1.2 तक सारे इनपुट्स पे इसका आउटपुट निकालिए f ऑफ t का, और उसमें जो मिनिमम आंसर होगा वो आपने g ऑफ 1.2 को असाइन करना है। तो अब क्योंकि हमें पता है कि ये जो ग्राफ है fx का ग्राफ है ये डिक्रीजिंग ग्राफ है 1 से लेके 1.2 के बीच में, तो सबसे छोटा आउटपुट मैं सीधा सीधा क्या बोल सकता हूं किसके ऊपर मिलेगा? 1.2। 1.2। तो g ऑफ 1.2 इज इक्वल टू f ऑफ 1.2, राइट? ये मैंने एक वैल्यू डाल के देखा जी, आप कोई और डाल के देख लो, 1.8 डाल के देख लो, उसका मीनिंग क्या होगा? ये उसका मीनिंग होगा। अब अगेन अब यहाँ पे आपको बोला गया कि t को 1 से लेके 1.8 तक वेरी कराते जाना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ t के जो भी आउटपुट आते रहेंगे वो कलेक्ट करते रहेंगे, और उनमें से जो सबसे छोटा आउटपुट होगा वो आपका g ऑफ 1.8 की वैल्यू बनेगा जी। क्या आएगा जी? अगेन इस इंटरवल में 1 से लेके 1.8 तक फिर से क्या है, ये फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग है तो सबसे छोटा आउटपुट किसके ऊपर मिले? जब आप t की वैल्यू 1.8 डालेंगे। ठीक? यस सर। तो बेटा अब इसी चीज को थोड़ा सा 2-4 वैल्यू और डाल के अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो। अब इसमें होगा क्या, जब आप t की वैल्यूज मतलब या इनफैक्ट x की वैल्यूज 1 से लेके 5 तक के बीच में जब भी डालोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि मतलब f जिस इनपुट पे आउटपुट आपको दे रहा है g भी उसी इनपुट पे सेम आउटपुट बनेगा। मतलब ये जो gx फंक्शन है ये आपका बन के आएगा fx के ही बराबर फॉर x लाइंग बिटवीन 1 to 5। अब 5 से 6 में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, वो क्या रहेगा? अब यहाँ यहीं पे मैं वैल्यू डाल के देख लेता हूं कि अगर मान लो मुझे g ऑफ 5.2 निकालना पड़े तो g ऑफ 5.2 क्या होगा जी? मिनिमम ऑफ f ऑफ t फॉर t लाइंग बिटवीन 1 to 5.2। तो 1 से लेके 5.2 तक के बीच में मतलब 1 से लेके 5.2 तक के बीच में इसमें इस इंटरवल में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5.2 होगा, तो इस पूरे इंटरवल में आपका मिनिमम आउटपुट कितना रहेगा? वो 5 पे रहेगी। तो जब मैं t को 1 से लेके 5.2 तक वेरी कराऊंगा तब मिनिमम ऑफ f ऑफ t f ऑफ 5.2 के बराबर नहीं, f ऑफ 5 के बराबर होगा। सेम चीज g ऑफ 5.3 के लिए करोगे उसके लिए भी f ऑफ 5 ही आएगा, 5.4 करोगे तब भी f ऑफ 5 ही आएगा। तो 5 से 6 के लिए जब भी आप x की वैल्यूज 5 से 6 डालेंगे हमेशा आपको आउटपुट f ऑफ 5 ही मिलेगा, और 6 से ज्यादा के लिए तो सीधा सीधा फंक्शन है। तो इस तरीके से आपने इसको पीस वाइज में बना लिया है। अब आगे के क्वेश्चन आप करके देख लेना, ठीक है? यस। आगे चलते हैं जी। 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, सर 50th डाउट था। 50th डाउट था। 50th में बेटा आपको क्या बोला गया है कि अगर आप कोई nth डेरिवेटिव y फंक्शन आपको दिया गया है, इसका कोई भी आप nth डेरिवेटिव निकालो। nth डेरिवेटिव मतलब पहले आप y1 निकालो, विच इज फर्स्ट डेरिवेटिव, क्या आएगा? तो इस तरीके से आपने y1 निकाल लिया, फिर आप y2, y3, y4, y5, y5, y6 है ना, कुछ इस टाइप के से है ना, आप इनको निकालते जाएंगे। तो फिर उन्होंने क्या बोला है कि yn प्लस kn इंटू वाई इक्वल टू 0। जो nth डेरिवेटिव है ना, वो y के टर्म्स में लिख पाए, उसके लिए n की क्या क्या वैल्यूज होंगी, सबसे पहली बात। अब देखिए यहां पे y1 जो आपको आया है, क्या आप उसे y के टर्म्स में लिख पाएंगे? नहीं लिख सकते, क्योंकि y1 में आपको cos x और sin x दोनों टर्म्स हैं, y में अकेला cos x वाला टर्म है। तो अगर आप y1 को y के टर्म्स में लिखना भी चाहो तो भी नहीं लिख पाएंगे। तो यहां पे जो nth डेरिवेटिव की वो बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं जो भी उसका nth डेरिवेटिव निकालूं वो एक ऐसा हो कि जिसको मैं कुछ माइनस के एन टाइम्स करके y के बराबर, मतलब माइनस के एन टाइम्स y के बराबर वो बन के आ जाए। कहने का मतलब जो y का फंक्शन है उसका कुछ मल्टीपल, कुछ स्केलर मल्टीपल्स के बराबर ही yn आ जाए। तो यहाँ पे जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऐसा है जिसको आप अकेले y के टर्म्स में नहीं लिख पाओगे। तो y1 का y के साथ डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं बनेगा। y2 निकालोगे, आई थिंक वो भी नहीं बन के आएगा, उसमें भी cos और sin दोनों प्रेजेंट होंगे। फिर आप y3 निकालोगे, y4 निकालोगे। तो मुझे जो लग रहा है कैलकुलेशन के बेसिस पे सबसे जो छोटा डेरिवेटिव, जो सबसे पहला डेरिवेटिव आपको मिलेगा जिसको आप y के टर्म्स में लिख पाएंगे, वो शायद y4 होगा जी। Yes, sir. और वो रिलेशन बनेगा कब? जब वो जो डेरिवेटिव आपको मिल रहा है ना, वो अकेला cos x के टर्म्स में है जी। देखो अगर cos x और sin x दोनों होंगे तो आप y के टर्म्स में नहीं लिख सकते। अगर अकेला cos x होगा तो आप y के टर्म्स में लिख पाओगे, अकेला sin x भी होगा तो भी नहीं लिख पाओगे। तो इन शॉर्ट ये मान के चलो कि मुझे इसको बार बार डिफरेंशिएट करते रहना है और मुझे वो वाले डेरिवेटिव्स चाहिए जो अकेले cos x के टर्म्स में आए। e की पावर माइनस एक्स तो होना ही होना है, उसके साथ साथ में अकेला cos x वाला टर्म आए तो उसको मैं y के टर्म्स में लिख पाऊंगा और फिर उनको कंपेयर करके कांस्टेंट्स निकाल लूंगा, वो कोएफिशिएंट्स के की वैल्यू। ठीक है? यस सर। हाँ जी। सर ये बार बार सॉल्व करना पड़ेगा फिर तो? बार बार ऐसा है कि भाई मतलब 4 तक तो कर ही लीजिए और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा, कोई पैटर्न बना के देखिए। यस सर, 4 के बाद वो पैटर्न बन जाएगा। फिर हर बार डिफरेंशिएशन भी e की पावर माइनस एक्स cos x की आएगी, वो एक बार कर चुके हैं, उसको यूज करते रहेंगे। हाँ बिल्कुल। यस। क्वेश्चन नंबर 45 हो गया है क्या? जो क्वेश्चन है उसमें मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 में जो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स है, m की बात है, तो वो तो ठीक है। अर्नव, आपने जो डाउट पूछा है उसमें आप m के बारे में पूछ रहे हैं या n के बारे में पूछ रहे हैं, या दोनों? n के बारे में पूछ रहे हैं। तो बेटा n वाले जो केस है उसमें थोड़ा मुझे दिक्कत लग रहा है। ये जो मुझे क्वेश्चन उस सेंस में थोड़ा सही नहीं लग रहा है।
तो मैं अभी इसको है ना चेक कर रहा हूँ, किसी और टीचर से भी डिस्कस करके मैं आपको इसको फाइनल कर पाऊंगा कि भाई एन वाला केस फिर कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि इन्होंने भी जो सोल्यूशन दिया है वो भी मेरे को कोई सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है, एन वाला जो पॉइंट है। आप लोगों से हुआ किसी का कोई रीजन है 45? आप लोगों ने डाउट नहीं पूछा, किसी का हो सकता है। सर एम तो आ गया था, एन में दिक्कत आ रही थी। हाँ एम तो आ जाएगा, एम आ जाएगा। एन के बारे में बात करते हैं, तो एन किसी का सॉल्व हुआ है? सानिध्य, वैभव, नहीं सर। वैभव, प्रणव। तो एन वाले केस में मेरे को थोड़ा दिक्कत लग रहा है, अगर किसी का सॉल्व हुआ है तो बताइए, अगर नहीं हुआ है तो फिर हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे। मेरे को तो थोड़ा दिक्कत है लग रहा है इसमें, कि मेरे को क्वेश्चन नहीं सही लग रहा है। आगे चलते हैं जी, पैराग्राफ में कोई डाउट है क्या? सर मेरे को सेकंड वाले में है। सेकंड वाले में क्या है जी? ये एफ ऑफ जी ऑफ 1 है या एक सेकेंड, कंपोजिट है ना ये तो? एफ ऑफ जी ऑफ 1 ही होना चाहिए। नहीं, लेकिन कंपोजिट के लिए उन्होंने 54 में बोला हुआ है एफ ऑफ जी, तो ये प्रोडक्ट होना चाहिए एफ ऑफ 1 इंटू जी ऑफ 1। देखिए आपको इसमें डेफिनेशन को यूज करना है। जो 53 है उसमें पूछा गया है एफ ऑफ, मतलब डी स्टार इंटू डी स्टार ऑफ एफ ऑफ 1 इंटू डी स्टार ऑफ जी ऑफ 1। और डी स्टार का मीनिंग क्या है? डी स्टार का मीनिंग क्या है? 2fx into f dash x। अब ये जो फंक्शन है उसका स्क्वायर कर दिया जाए, तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो इसमें इन्होंने बोला है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ 1 का होल स्क्वायर अपॉन h। और d स्टार g1 का मीनिंग क्या होगा जी? लिमिट h टेंडिंग टू 0 g ऑफ 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस g ऑफ 1 का होल स्क्वायर अपॉन h। सर पहली डेफिनेशन चेंज कर लेंगे तो इजी रहेगा, डी स्टार की 2fx into f dash x लिख सकते हैं, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को सॉल्व करके। ओके, बात आपकी ठीक है कि पहले अगर मैं f डैश x इंटू एफ एक्स लिख सकता हूँ, है ना? 2fx सर वो ऐड होंगे जब हाँ, टू ऐड हो जाएगा। 2fx into f dash x आ जाएगा, डी स्टार फिर नॉर्मल कैलकुलेशन आ जाएगी। सही बात है कि आप इसको है ना, मीनिंग भी ये वैसे बन ही रहा है कि डी स्टार का मीनिंग ये है कि जो भी फंक्शन आपको दिया गया है आप उस फंक्शन का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो डी स्टार f1 का मीनिंग ये हो जाएगा कि आप एफ एक्स
इसके स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालें और एट एक्स इक्वल्स टू 1 उसकी वैल्यू निकालें, है ना। तो सीधा सीधा कर लेते हैं ना। तो डी स्टार f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, fx का होल स्क्वायर दैट इज tan x tan स्क्वायर x, उसका डिफरेंशिएशन एट x इक्वल्स टू 1। ठीक, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 2 tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर x, और इसकी वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल्स टू 1। तो 1 पे वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 2 tan 1 इंटू सीकेंड स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक, हाँ जी। क्या मैं गलत तो कर रहा हूं, पहले क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है? सर डी स्टार एफ जी वो हो जाएगा ना, एफ डैश इंटू जी एक्स प्लस जी डैश इंटू एफ एक्स, और पूरे के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 2 टाइम्स एफ एक्स जी एक्स। पहले इन दोनों फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो जाए, है ना। ऐसा ही, यस सर। और इसका डिफरेंशिएशन एट x इक्वल्स टू 1। अब ठीक है ना। यस सर। ये 53 का मीनिंग सही बात है। सानिध्य, एक बार दोबारा से हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा जो डी स्टार फंक्शन है उसकी डेफिनेशन आपको क्या बोली गई है? इसमें बोला गया है कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स का स्क्वायर अपॉन एच। तो इसको मैं ए प्लस बी अपॉन ए इंटू ए माइनस बी लिख सकता हूं। ऐसा लिख लिया, प्रोडक्ट में है अपॉन एच। तो ये जो माइनस वाला टर्म होगा वो तो इसके साथ इसके साथ एच के साथ कंबाइन होके क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा। यस सर। और ये वाला जो टर्म होगा यहाँ पे, ये तो कोई अब इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं रहेगी, तो इसमें आप सीधा सीधा एच को 0 पुट कर देंगे तो ये 2 टाइम्स एफ एक्स आ जाएगा। तो बेसिकली डी स्टार एफ एक्स की वैल्यू आपकी 2 एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स के बराबर है। ओके, यस सर। तो आप इसमें सीधा सीधा क्या बोल सकते हो कि मुझे जो भी फंक्शन का डी स्टार कैलकुलेट करना है मैं उसको सीधा सीधा 2 टाइम्स एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स लिख सकता हूं। तो यहां पे इस क्वेश्चन में मुझे एफ इंटू जी का डी स्टार कैलकुलेट करना है। तो एफ इंटू जी का डी स्टार कैलकुलेट करना है तो उसका आंसर क्या होगा, एफ इंटू जी 2 टाइम्स एफ इंटू जी दैट इज tan x into gx which is ln x into जिस फंक्शन का डी स्टार कैलकुलेट करना होता है उसका डिफरेंशिएशन। तो आपने tan x into log x का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है जी। तो वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट रूल से आएगा। तो tan x का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x into ln x प्लस फिर tan x को ऐसे छोड़ देंगे और ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। ओके, अब यहां पे फाइनली आप x की वैल्यू 1 डाल देंगे जिससे आपके 53 का क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सानिध्य समझ में आया है क्या? यस सर, आ गया। 54 भी हो जाएगा। यस सर। 46 में भी डाउट है? 46 ओके, नहीं है डाउट अगम। ओके जी, तो पेपर ये कंप्लीट है और सिर्फ एक 45 क्वेश्चन बाकी है ना।
अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन था 47, उसका आंसर चेंज है, उसका आंसर BCD आएगा। 47 का आंसर BCD आएगा, इन्होंने शायद ACD दिया हुआ है आंसर की में, तो BCD आएगा जी। ओके, बाकी तो ठीक ही है। ओके बेटा, अब हम ना लोग क्या आंसर आएगा 47 का? 47 का BCD जी। ओके सर। अब हम लोग पहले वो थ्योरी पूरी कंप्लीट कर लेते हैं AOD की। AOD में हमने टेंजेंट नॉर्मल के बारे में बात कर लिया था, उसके बाद मोनोटोनिसिटी की भी बारे में बात हो गई थी। तो उनमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, कोई भी पॉइंट? तो फिर हम लोग मैक्सिमम मिनिमम स्टार्ट कर रहे हैं जी। मैक्सिमा मिनिमा को कंबाइन तरीके से एक्सट्रीमम भी बोला जाता है, तो ये एक नाम पता होना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम, तो इसका ऑटोमेटिक मीनिंग होगा कि भाई आपसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमा के बारे में बात करेगी। मतलब जो जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के आएंगे वो भी आप काउंट करेंगे, जो जो पॉइंट ऑफ मिनिमा के आएंगे वो भी काउंट करेंगे। दोनों का कंबाइन आंसर पूछा है आपसे। ओके, एक्सट्रीमम का मीनिंग पता होना चाहिए। इसमें नेक्स्ट जो चीज रहती है क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स की डेफिनेशन जानते हो? एफ डैश क्या है? या तो 0 या फिर अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। क्रिटिकल पॉइंट्स की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं जी लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। अब इसमें क्या दो टाइप के मैक्सिमा मिनिमा होते हैं, एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा और एक लोकल मैक्सिमा मिनिमा। तो जो पहले बात हम लोग करते हैं वो लोकल मैक्सिमा मिनिमा की होती है। तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए जैसे हमने कल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बात किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई एफ डैश वाली डेफिनेशन तो सबको याद रहती है। तो यहां पे भी लोकल मैक्सिमा के लिए एफ डैश एक्स 0 होगा एंड एफ डबल डैश नेगेटिव होगा, ये तो सबको याद हो रहता है। लेकिन जहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो, जहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो या फिर डिफरेंशिएबल ना हो, कोई शार्प कॉर्नर पॉइंट बन जाए या डिसकंटिन्यूटी बन जाए, वहां पे आप फिर ये वाली डेफिनेशन तो अप्लाई कर नहीं पाते, लेकिन लोकल मैक्सिमा मिनिमा तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, तब भी वैलिड होगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए फिर हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है कि हम उस पॉइंट पे आउटपुट निकालें, और उस पॉइंट पे आउटपुट क्या होने चाहिए, अपने दोनों नेबरहुड से ज्यादा होने चाहिए फॉर लोकल मैक्सिमा, और लोकल मिनिमा के लिए अपने दोनों नेबरहुड से आउटपुट छोटा होना चाहिए। तो वो वाली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है जी। तो आपने ये दोनों डेफिनेशन याद रखनी है जी, एफ डैश 0, एफ डबल डैश नेगेटिव, ये सबको याद रहता है, पहली डेफिनेशन याद रहती है, लेकिन जो दूसरी डेफिनेशन है बेटा वो भी याद रखनी होगी। लोकल मैक्सिमा के लिए उस पॉइंट पे आउटपुट अपने दोनों नेबरहुड से ज्यादा हो तो वो लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। ये डेफिनेशन भी याद रखनी है जी। और लोकल मिनिमा के लिए इसका उल्टा कि उस पॉइंट पे आउटपुट अपने दोनों नेबरहुड से छोटा हो जाएगी। यस। तो ये दोनों चीजें जरूर याद रखनी है, ठीक। तो मैं लोकल मिनिमा के लिए अलग से इस पे बात नहीं कर रहा। अब इस पे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं कि हमेशा जो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है उसमें हमेशा जो मैक्सिमा मिनिमा है वो ऑल्टरनेटिवली मिल जाते हैं, जो भी आप पॉलिनोमियल्स की बात करते हो।
तो उसमें कभी ऐसा नहीं होता कि दो मैक्सिमा एक साथ मिल गए हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी मैक्सिमा की जो वैल्यू है वो किसी दूसरे मिनिमा से छोटी आए, है ना। ये कुछ पॉइंट्स हमने करे थे। यस सर। तो उन पॉइंट्स को मैं दोबारा से लिख नहीं रहा, बस आपने है ना जब थ्योरी पढ़ेंगे तो वो एक बार जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। तो जब यहाँ पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की बात होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। लोकल मैक्सिमा मिनिमा तो क्या है, अपने नेबरहुड के रिस्पेक्ट में डिफाइन हुआ है, वो पूरे फंक्शन के लिए नहीं डिफाइन हुआ। इसलिए जब पूरे फंक्शन के लिए डिफाइन नहीं हुआ तो मैं ये नहीं कह सकता कि जो लोकल मैक्सिमा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा। सिमिलरली लोकल मिनिमा मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस केस में जब कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल या कोई ऐसा कोई भी फंक्शन आ जाता है जिसमें बहुत सारे लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होते हैं, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि एक लोकल मिनिमा का आउटपुट ज्यादा हो किसी दूसरे लोकल मैक्सिमा के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो पॉइंट्स देख लीजिएगा। सर एक ना वो आपने पॉइंट लिखवाया था उसमें कि अल्टरनेटिवली आते हैं, वो आपने डिस्कार्ड करवा दिया था भी, वो एक्सेप्शन है, तो वो क्यों है सर? वो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, वो लिखा नहीं मैंने प्रॉपर। देखिए ऑल्टरनेटिवली होते हैं, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए ही बोला जा सकता है, एक इन जनरल नहीं बोला जा सकता। जैसे कि मैं आपको अगर कहूं कि भाई ये एक फंक्शन ले लिया, कुछ देर के लिए यहाँ पे ऐसे बन गया, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक उसने लोकल मिनिमा बनाया और फिर जब वो बढ़ते गया फिर यहाँ पे चाहे तो शार्प कॉर्नर पॉइंट ले लो चाहे ना लो, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे जब उसने मैक्सिमम वैल्यू अटेन करी तो मैक्सिमम वैल्यू में फिर वो क्या है, वो एक कांस्टेंट फंक्शन बन गया और फिर से वो क्या है, ऐसे बन के आ गया। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट, ठीक है ना, कि कोई भी एक रैंडम फंक्शन ले लिया, तो आप इसमें देख सकते हो कि ये वाला जो पॉइंट ऑफ मिनिमा है ये भी पॉइंट ऑफ मिनिमा है, बीच में तो कोई मैक्सिमा तो बन नहीं रहा। ठीक है, समझ गया। आप इसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं कह सकते, क्या इसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं कह सकते, इसको पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, क्योंकि लोकल मैक्सिमा के लिए अपने दोनों नेबरहुड से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे कोई इक्वालिटी नहीं है, ओनली ग्रेटर का साइन है जी, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे फंक्शन आपको मिल सकते हैं कि ऑल्टरनेटिवली आपको ना मिले, लेकिन जो सिंपल टाइप के फंक्शंस रहेंगे, देखिए ये जो फंक्शंस होते हैं ये किस टाइप के फंक्शंस होंगे, जहां पे फंक्शन का जो बिहेवियर है ना वो बदल जाते हैं, ये उन फंक्शंस के लिए होता है। वो वाले फंक्शंस है ना एक्सेप्शंस बन जाते हैं। जो आप सिंपल फंक्शंस की बात करते हो लाइक sin x, cos x, tan x या पॉलिनोमियल फंक्शंस, तो उनमें ऐसा नहीं होता। ओके, उनमें ऑल्टरनेटिवली वाली बात फॉलो हो जाती है, ठीक है। ओके। वो एक जनरली वैलिड नहीं है, कुछ लिमिटेड केसेस कह लो आप, ठीक है। ऑल्दो ये जो ऑल्टरनेटिवली वाला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट, इतना ज्यादा है ना यूज नहीं होता। बस ये है कि जब पॉलिनोमियल आता है, जैसे मैं क्यूबिक का ग्राफ मैं बार बार बनाते रहता हूँ, जैसे अभी है ना टेस्ट में एक क्वेश्चन आया था तो क्यूबिक का ग्राफ मैंने बनाया, ऐसा बना दिया। तो ये जो पॉलिनोमियल है ना तो उनमें ये वैलिड हो जाता है, और उनमें आप ये ऑब्जर्व करेंगे भी अगर एक मैक्सिमा बिना है तो दूसरा मिनिमा होगा। ये क्यूबिक है, क्यूबिक का बनाना इजी है। अगर फोर्थ डिग्री का हो तो फोर्थ डिग्री का ग्राफ कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, पहले अगर मिनिमा आया है तो बाद में मैक्सिमा फिर मिनिमा। तो सिंपल पॉलिनोमियल्स अगर ये यूज भी होगा तो सिंपल पॉलिनोमियल्स में यूज होगा और वहां पे भी ये वैलिड भी हो जाएगा, बाकियों में इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, टेस्ट फॉर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसमें हमने डिफरेंट टाइप के टेस्ट हमने पढ़े हैं जी। एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जानते हो?
ये ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। नॉर्मली हमें ये याद रहता है कि मिनिमा अगर है, किसी फंक्शन का मिनिमा चेक करना है किसी पॉइंट पे, तो उस पे एफ डैश 0 हो, एफ डबल डैश पॉजिटिव हो। तो देखो, जब तो एफ डबल डैश पॉजिटिव है, एफ डैश 0 आया, एफ डबल डैश पॉजिटिव आया, मिनिमा हो जाएगा, इतना ठीक है। सेम तरीके से अगर मैक्सिमा है तो एफ डैश अगर 0 है और एफ डबल डैश नेगेटिव है तो मैक्सिमा हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमें कहां पे होती है, जहां पे एफ डबल डैश ना तो पॉजिटिव आए ना नेगेटिव आए, मतलब वो 0 बन जाए। तो उस केस में फिर वो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है, और फिर हमें या तो nth डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं, और जब nth डेरिवेटिव टेस्ट लगाने की बात आती है तो फिर वो बहुत लंबा चला जाता है। तो मेरी आपसे है ना यही रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो जरूर लगाएं, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जरूर सीखें, क्योंकि जहां पे भी सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है उस केस में आप nth डेरिवेटिव टेस्ट कम सोचते हैं, वो लंबा प्रोसेस हो जाता है, उसकी बजाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एक इजी प्रोसेस है, जल्दी सोल्व हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है जी? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि अगर एफ डैश ए 0 है और एफ डैश ए नेगेटिव, मतलब जिस पॉइंट पे स्लोप 0 है उसके लेफ्ट नेबरहुड में स्लोप पॉजिटिव है और उसके राइट नेबरहुड में स्लोप नेगेटिव है, तो क्या होगा? क्या होगा जी? लोकल मैक्सिमम होगा। यस Yes, sir. ये ग्राफ कुछ इस टाइप का बन के आएगा, पॉइंट पे तो स्लोप 0 है ही, उसके लेफ्ट नेबरहुड में ग्राफ इंक्रीज कर रहा होगा, राइट में डिक्रीज कर रहा होगा। तो अगर ऐसा कुछ ग्राफ बन के आएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन जाएगा। ठीक है, और मिनिमा के लिए क्या है कि उस पॉइंट पे स्लोप 0 हो, उसके लेफ्ट नेबरहुड में स्लोप नेगेटिव हो, उसके राइट नेबरहुड में स्लोप पॉजिटिव होगी, तो क्या होगा? लोकल मिनिमा। और यहीं पे हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए भी बात कर ली थी कि अगर आपको उस पॉइंट पे स्लोप 0 मिल रहा है, उसके लेफ्ट नेबरहुड में और राइट नेबरहुड में दोनों पे सेम साइन मिल रहा है जी, इसको ना ऐसा लिख देता हूं, सेम साइन, तो फिर वो क्या होगा? ना तो मैक्सिमा ना मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता है, राइट? हाँ जी बेटा, यस सर ये सारे पॉइंट्स याद है ना? यस सर। यस सर तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में बेटा ये चीजें हैं, ये 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं जी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपका ज्यादा जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब इस पे फिर सेकेंड है, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो कि सबको याद रहता ही है कि एफ डैश ए अगर 0 आया, एफ डबल डैश ए अगर नेगेटिव आया तो क्या होगा? मैक्सिमा। एफ डैश ए अगर 0 आया, एफ डबल डैश ए अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा। और अगर ये 0 आया, अगर ये 0 आया तो क्या होगा? तो ये कुछ भी हो सकता है, उसको चेक नो हो करने सकता के लिए हमें nth nth डेरिवेटिव डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, nth डेरिवेटिव टेस्ट की बजाय आप जहां पे भी सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो वहां पे आप लगाएं फर्स्ट
डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, बात समझ में आई है? सबको क्लियर है? यस सर। यस नेक्स्ट इसमें हमने ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बात किया था। इसमें हमने ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है? फंक्शन की गिवन इंटरवल में मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू, राइट। अब उसको करने के लिए हमने दो इंटरवल में बात करा था, एक था क्लोज्ड इंटरवल। अगर क्लोज्ड इंटरवल में ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा निकालने की जरूरत पड़ रही है तो कैसे निकाला जाएगा? सभी इनपुट्स एफ ऑफ ए, एफ C1 सबसे C2 पहले तो इसमें इस इंटरवल के अंदर सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए C1 C2 C3 ऐसे करके Cn तक सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिल गए हैं। तो उन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर और एक्सट्रीम इनपुट्स के ऊपर आप फंक्शन का आउटपुट निकालेंगे। तो ग्लोबल मैक्सिमा क्या होगा जी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन at the critical points and at the extreme points। और मिनिमा क्या हो जाएगा? ग्लोबल मिनिमा क्या हो जाएगा? इसका भी सेम ही चीज है कि उन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर और एक्सट्रीम इनपुट्स के ऊपर आपने मिनिमम वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लिया तो वो आपका ग्लोबल मिनिमा बन जाएगा। ओके, हाँ जी, यही कंसेप्ट था ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा का। ये तो बात थी बेटा क्लोज्ड के लिए। ओपन के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसमें आपको थोड़ा देखना पड़ता है कि ओपन इंटरवल के केस में क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स तो फाइंड आउट करने ही करने हैं। मान लीजिए वो C1 C2 C3 आ ही रहे हैं। अब ओपन इंटरवल है तो एक्सट्रीम इनपुट्स आपके लिए अवेलेबल होते नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो एक कैपिटल M1 एक नंबर असाइन कर लेते हैं, ठीक, या M फिलहाल इसको M को मैं ग्लोबल मैक्सिमा कह नहीं रहा, सिर्फ एक नंबर असाइन किया है। इसको बोला है मैक्सिमम ऑफ f ऑफ C1, मतलब उन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर जो भी मैक्सिमम वैल्यू है। तो जब M सॉल्व हो गया, अगर यही M, अगर ये M आपका A के राइट नेबरहुड, क्योंकि लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट है तो A के राइट नेबरहुड से भी ज्यादा हुआ, एंड ये B के लेफ्ट नेबरहुड, क्योंकि B का तो सिर्फ लेफ्ट नेबरहुड ही अवेलेबल है, तो B के लेफ्ट नेबरहुड से भी ज्यादा होगा, तो मैं बोलूंगा कि M इज ग्लोबल मैक्सिमा। अदरवाइज मैं क्या बोलूंगा, ग्लोबल मैक्सिमा है ही नहीं। ठीक है, और मिनिमा के लिए, ग्लोबल मिनिमा के लिए आप क्या करते हो, इन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स में से जो मिनिमम वैल्यू है आप उसको एक स्मॉल m वैल्यू असाइन कर देते हो। तो वो उन सारे इनपुट्स पे जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी आप उसका कंपैरिजन करते हैं अगेन जो लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट है उसके राइट नेबरहुड से, जो राइट एक्सट्रीम पॉइंट है उसके लेफ्ट नेबरहुड के साथ। तो यहाँ पे भी आप क्या बोलेंगे कि अगर m आपका छोटा होगा राइट नेबरहुड A का और लेफ्ट नेबरहुड B का, तो आप कहेंगे कि भाई ग्लोबल मिनिमा जो M है, स्मॉल m है, वो ही आपका ग्लोबल मिनिमा है, अदरवाइज ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक, हाँ जी, सबको ये चीजें पता है या दोबारा से बताई जाए?
आगे चले। यस सर। सबको ये थ्योरी याद है? यस सर। यस। क्योंकि Yes, इसमें sir. जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो वैसे क्लोज इंटरवल ही है। क्लोज इंटरवल के ऊपर ही ज्यादा क्वेश्चन आपको होते हैं। तो अगर किसी को ओपन इंटरवल में समझने में दिक्कत आ भी रही है तो आप उसको है ना स्किप कर सकते हो, क्योंकि जितना मतलब ओपन इंटरवल की अगर बात करेंगे तो ओपन इंटरवल मतलब मुझे नहीं लगता कि ये आपका मेंस में कोई ओपन इंटरवल के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। तो मेंस लेवल में तो आप सिर्फ क्लोज इंटरवल को ही अगर याद कर लें, उसको समझ लें तो सफिशिएंट है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट जो हमने मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर बात किया हुआ है वो है एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। इसमें कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम्स है डायरेक्टली। तो वो क्वेश्चन की ही बात है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अब हम लोग करेंगे तो उसमें हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई थ्योरी तो है नहीं। तो वैसे ये जो एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स है ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर जो क्वेश्चंस है ना, जो ज्यादातर चांसेस होते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड में होता है, जिसमें आप थोड़ा सा है ना आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप थोड़ा इस चीजों को विजुअलाइज कर पाए। जो भी ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन दिया गया है आप उसको थोड़ा सा विजुअलाइज कर पाए, तो उसके लिए एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इनकी प्रैक्टिस जरूरी है, तो आप इनको है ना नेग्लेक्ट ना करें। तो ये जो बातें हैं बेटा मैक्सिमम मिनिमा की हैं, इसमें अगर कोई पॉइंट छूट गया है तो आप लोग बताइए, अगर कोई पूछना है तो बताइए। आगे चले। नेक्स्ट बेटा एओडी में मीन वैल्यू थ्योरम्स, जिसमें हमने दो थ्योरम के बारे में बात किया है, एक रोल्स थ्योरम। हाँ जी, रोल्स थ्योरम में क्या होता है, सबसे पहले तो उसकी कंडीशंस क्या हैं जी? कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूस होना चाहिए गिवन इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए गिवन इंटरवल में, f of a is equal to f of f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b। तो पहली तो बात ये है कि भाई इनकी कंडीशन क्या है। अब जब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो उसके बेसिस पे अब कंक्लूजन क्या है इसके बीच में f dash 0 कि f dash x will be 0 या f dash c will be 0 for c belongs to a, b कि a से लेके b के बीच में कोई ना कोई एक ऐसा इनपुट जरूर होगा जिसपे इसका स्लोप 0 हो जाएगा। सबको ये चीज याद है? यस। तो रोल्स थ्योरम की बेटा थ्योरी तो बस इतनी ही है, बाकी तो इसके ऊपर क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एलएमवीटी की कंडीशंस क्या हैं? कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो अब अगर कोई फंक्शन इन दोनों कंडीशन को होल्ड कर जाए तो उसका फिर कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या है कि f dash c will be equals to f of b minus f of a upon b minus a for some c belongs to a comma A2 मतलब a से लेके b इंटरवल के बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिस पॉइंट पे फंक्शन का स्लोप उसकी एवरेज स्लोप के बराबर होगा। राइट हैंड साइड बेसिकली a से लेके b के बीच में एवरेज स्लोप बोला जा सकता है ना। यस सर। उनके आउटपुट्स के बीच का डिफरेंस अपॉन उनके इनपुट्स के बीच का डिफरेंस, राइट। तो इस पूरे इंटरवल की वो फिर एक एवरेज स्लोप बन के आ जाएगी। तो रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी थ्योरम में बेटा थ्योरी तो यही है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हमने अलग अलग टाइप के जरूर किए हैं, अभी भी करेंगे। तो क्लास में हमने कुछ थोड़े से टफ टाइप के क्वेश्चंस भी करे हैं, तो एडवांस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उन टफ क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि भी कौन कौन से क्वेश्चंस ही हमने करने हैं, ठीक है।
तो थ्योरी तो है ही मेंस और एडवांस में, लेकिन जो टफनेस है क्वेश्चन का वो थोड़ा बहुत अलग अलग हो जाएगा इसमें। हाँ जी, इसमें एओडी में लास्ट जो सेगमेंट था वो डेरिवेटिव एज ए रेट ऑफ चेंज था। तो डेरिवेटिव एज ए रेट ऑफ चेंज, इसमें क्या पढ़ा था हमने? इक्वेशन बनानी। उसमें सर क्वेश्चंस ही थे जरा। मेन उसमें क्वेश्चन ही थे। थ्योरी में सिर्फ इतना था कि अगर कोई फंक्शन y है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो अगर मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ y निकालना है तो dy बाय dt की वैल्यू किसके बराबर होगी? f-x dx by dt। तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाता है। फिर इसमें एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस था। dt की जगह बस dt हटा देंगे। अब जब एरर की बात आती है तो एरर में फिर हम लोग क्या है, चीज वही रहेगी कि y इक्वल्स टू fx, तो वहां से अगर मुझे dy बाय dx कैलकुलेट करना पड़े तो मैं उसको f डैश x बोल दूंगा। तो यहां से मैं ये बोलूंगा कि dy विल बी इक्वल्स टू f डैश x इनटू dx। तो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये एरर इन y रिप्रेजेंट करेगा बेस्ड ऑन द एरर इन x, कि अगर x में इतना माइन्यूट सा एरर आ रहा है तो उसकी वजह से y में कितना एरर आपको मिल सकता है। तो दैट इज इक्वल्स टू dy इक्वल्स टू f डैश x इनटू dx। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप y का एरर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, x का एरर आपको दिया गया होता है, y का एरर आप कैलकुलेट करते हैं, और साथ में फंक्शन तो होता ही है। तो ये एरर की बात है। अब अप्रोक्सीमेशन में हम लोग ये मान के चल लेते हैं कि ये जो dy है बहुत छोटा तो है, लेकिन इस dy को भी हम लोग y2 माइनस y1 लिख लेते हैं, और ये f डैश x रहता है, और ये dx को x2 माइनस x1 लिख ले, जिसमें x2 जो है वो बहुत ही ज्यादा x1 के क्लोज है, जिससे y2 जो होगा वो भी काफी ज्यादा y1 के क्लोज आएगा। इस वजह से ये इक्वालिटी वैलिड है। ठीक है ना? तो यहां से आपको y2 मिल जाता है इस इक्वेशन को यूज करके। तो ये जो y2 है यही बेटा अप्रोक्सीमेशन बन के आता है। ठीक, तो एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस की जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखनी है, ज्यादा तो है नहीं इसमें, तो सीधा सीधा ये फॉर्मूले याद रखेंगे तो एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन सेगमेंट भी कवर हो जाएंगे। तो इस पूरे चैप्टर में अगर कोई थ्योरी का पॉइंट मिस हो गया है या कोई चीज पढ़ाने वाली दोबारा से है तो बताइए, अदरवाइज हम लोग क्वेश्चन। मेरे को ना उसमें प्रॉब्लम आती है सर LMBT की एप्लीकेशन में। मतलब अगर तो सामने लिखा है कि LMBT को यूज करो तो लग जाता है, बट वैसे नहीं समझ में आता कि LMBT कहाँ यूज होगा क्वेश्चन। वो तो बेटा क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही आएगा, क्वेश्चन ही करने हैं। मतलब LMBT क्वेश्चन में सर पूछा क्या होता है, ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए कि इसमें ये यूज होगा। ये कई क्वेश्चंस में तो सीधा सीधा वैसे इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, अदरवाइज आपको थोड़ा सा, अगर अल्फाबेट के टर्म्स में है चीजें तो आपने एवरेज स्लोप के साथ उसको थोड़ा रिलेट करके देख लेना होता है। जैसे कि आपको याद होगा हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे करे थे कि बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर इज लेस देन tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा, किया था ना? यस सर। तो ये प्रूव करना था जी। तो इसमें tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा, और यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा है तो मैं दोनों तरफ अगर बीटा माइनस अल्फा से डिवाइड कर दूंगा तो उससे ये हमारा एवरेज स्लोप हो जाएगा। तो मतलब थोड़ा थोड़ा सा ये इंडिकेशन है कि भाई आप एवरेज स्लोप वाला टर्म रिलेट करना का ट्राई करें, कि कहीं ना कहीं अगर आपको एवरेज स्लोप वाला टर्म आपको दिख रहा है तो शायद से वो LMBT लगाई जा सकती है। ओके,
यस सर। तो क्वेश्चंस करें फिर। यस सर। चलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। करिए बेटा सवाल। नहीं वो तो देख के पता चल रहा था यार, इतने कम तो नहीं हो सकते। हाँ जी बेटा, क्या तरीका रहेगा इसको करने का? मेथड क्या होना चाहिए? सारे ऑप्शन ही चेक करके। 3 तो करेक्ट है। देखिए इस क्वेश्चन को करने का जो बेस्ट तरीका है ना, वो सर ग्राफ 2 और 3 तो हो गए, 4th पे हूँ। यस सर। वो ग्राफ से हो जाएगा। ग्राफ बहुत ज्यादा इजी रहेगा।
कैसे ग्राफ से अगर आप हर एक पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे ना इतने सारे पॉइंट 0 पे है, अब उसमें एक जगह पे fx है, कहीं पे mod fx है, कहीं पे f of mod x है, हर एक ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि अलग अलग चीजें आपसे पूछे के बारे में बात करनी है। तो अगर आप हर एक ऑप्शन को सॉल्व करने जाएंगे और डिसकंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी, फिर वो LHD RHD सब कैलकुलेट करने जाएंगे, तो वो तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका ग्राफ है, तो सब लोग ग्राफ जरूर बनाइए। ग्राफ बना के देखो इसमें। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मॉड ऑफ x माइनस 2, इसका ग्राफ जानते हैं क्या? यस क्या होता है जी इसका सर ग्राफ? सर 2 और 3 है। 2 और 2 से एक V टाइप। V टाइप का ऐसा रहेगा। यस सर। 2 और 3 आंसर आ जाएगा। यस सर वही आ रहा है। यस सर। ये 0,2, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ आपका मॉड ऑफ x माइनस 2 का है। तो अगर मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ है, तो मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 1 का ग्राफ क्या होगा? नीचे की ये तरफ 1 शिफ्ट हो यूनिट जाएगा। नीचे, स्टार्ट होगा। 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दिया जाएगा। यस तो अगर ग्राफ को 1 यूनिट नीचे लेके जाने की बजाय मैं x एक्सिस को 1 यूनिट ऊपर कर 1 यूनिट ऊपर, है ना, ऐसा कर लेते हैं। तो अब ये हो जाएगा -1 और ये वाला पॉइंट आपका फिर हो जाएगा 0,1, ये वाला पॉइंट आपका 1,0, ये वाला पॉइंट आपका 3,0, ठीक है। तो क्या बेटा ये fx का ग्राफ बन गया? अच्छा, इसमें x = 2 वाला पॉइंट नहीं लेना है, तो इस पे हमें क्या करना पड़ेगा? ओपन सर्कल बनाना पड़ जाएगा, है ना। यस और f ऑफ मतलब 2 पे एक सीधा सीधा आउटपुट दिया गया है जो कि 1, तो यहाँ पे डॉट बन गया, ठीक है। तो क्या ग्राफ समझ में आ गया सबको? यस अब जब हमने ग्राफ बना लिया है fx का, तो इस ग्राफ की हेल्प से हमें 1 by 1 ऑप्शंस को देखना है। तो सबसे पहला ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 क्या कहता है? मॉड fx। मॉड fx के केस में क्या होगा बेटा? ये जो ग्राफ है, इसका जो नेगेटिव वाला पोर्शन है, ये पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा, यस ऐसा बन जाएगा ये काम करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन के लिए मैं रेड कलर क्लिक कर लेता हूँ। ऐसा बन जाएगा। यस सर। यस सर। तो उस केस में फिर ये 1 पे क्या हो जाएगा? सॉरी, x = 2 पे क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा, कंटिन्यूस कंटिन्यूअस सर। यस सर कंटिन्यूस। ठीक है। तो ये तो सही है जी, मतलब सॉरी, ये ऑप्शन एक गलत हो गया, डिसकंटिन्यूस बोला था, ठीक है। चलो ए ऑप्शन तो बात कर लिया हमने, अब बी ऑप्शन की बात करते हैं। f ऑफ मॉड x, f ऑफ मॉड x क्या होगा जी? y एक्सिस के मिरर इमेज y एक्सिस के बहुत जो पॉजिटिव राइट साइड का ग्राफ होता है, वो As it is. हमारा ग्राफ सेम बन जाता है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड f Yes, ऑफ sir. मॉड x में जब बात किया जाता है, तो है ना। तो बी ऑप्शन में अगर देखा जाए, तो बी ऑप्शन का ग्राफ आपका रहेगा कुछ ऐसा, ऐसा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है ना, W टाइप का हो जाएगा। तो अब जब b ये f ऑफ मॉड x का ग्राफ हमने बना लिया है, तो x = 0 पे क्या ये डिफरेंशिएबल है? नो सर। ये शार्प वाला No, पॉइंट sir. बन रहा है, शार्प वाला पॉइंट बन रहा है, और आप लोग आंसर दे रहे हैं सेकंड ऑप्शन गलत है जी। सर वो f mod x नहीं देखा, खाली fx देखिए। तो वही तो गलती है, छोटी छोटी करते हैं हम लोग पेपर में, उनको सही करिएगा।
हाँ जी, थर्ड ऑप्शन, लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट फॉर एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो अब यहाँ पे एफ एक्स ही देखना है, तो एफ एक्स के लिए तो सीधा सीधा ग्राफ हमने बना ही लिया था। तो एफ एक्स का ये ग्राफ हमने बनाया ही हुआ है, इसमें शार्प कॉर्नर पॉइंट, ये वाले पॉइंट्स ऐसे। तो क्या x इक्वल्स टू 2 पे लोकल मैक्सिमा आ रहा है? यस सर। ये वाला ऑप्शन सही है जी। कि Yes. 2 पे तो आंसर 1 आएगा आ रहा है, लेकिन उसका राइट नेबरहुड भी -1 को टेंड कर रहा है, लेफ्ट नेबरहुड भी -1 को टेंड कर रहा है। माइनस, यस सर। ये ऑप्शन सही है जी। अब फोर्थ पे एक बार देख लेते हैं, लोकल मिनिमा एग्जिस्ट फॉर मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स। तो पहले तो एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाया जाए, पहले तो एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाया जाए जी। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना, पूरा का पूरा, इसमें ये 1 होगा। अब फिर उसका मॉड ले लिया जाए, नेगेटिव वाला। तो उस केस में फिर ये वाला ग्राफ आपका ऐसा बन के ऊपर आ वाला। जाए। तो बेसिकली ये ग्राफ आपका बनेगा फोर्थ ऑप्शन। हाँ जी, हाँ जी। अब इसमें बताइए, क्या लोकल मैक्सिमा, ये हमने ग्राफ बनाया है इसका एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो 0 पे क्या लोकल मैक्स मिनिमा आ रहा है? नो। मैक्सिमा आ रहा है। उस पॉइंट का आउटपुट आपका 1 आएगा, लेकिन उसके राइट नंबर और लेफ्ट नंबर दोनों से छोटे हैं, ठीक है ना। तो अकेला सी ऑप्शन सही है। हाँ जी, सबको ये सोल्यूशन समझ में आया है? ये 2 माइनस एक्स। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा है ना हायर टफर साइड में ही बोलेंगे, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है ये डेफिनेटली मेंस लेवल का है जी, इसको जरूर करिए सब लोग। तो 3/2 आएगा। तो 1.5 यस सर, 3/2। हाँ जी, ग्राफ बनाना है इसके लिए भी। यस सर। यस। यस
तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन है, तो तीनों स्ट्रेट लाइंस का ग्राफ बना लीजिए। ये ग्राफ है जी y इक्वल्स टू x का, y इक्वल्स टू x प्लस 1, इसका ग्राफ कौन सा होगा? 1 यूनिट ऊपर वन होगी। यूनिट पैरेलल लाइन है। शिफ्ट कर ये देंगे। पैरेलल लाइन ही आ जाएगी, है ना? ये y इक्वल्स टू x प्लस 1 वाला है जी। अब 2 माइनस x वाला नेगेटिव परपेंडिकुलर हो। नेगेटिव। ऐसी लाइन रहेगी, है ना? यस। यस। तो ये x प्लस 1 वाली लाइन है, ये x वाली लाइन है, ये 2 माइनस x वाली लाइन है। तो अब हमने इसमें सबसे पहले fx मेरे लिए क्या है? मैक्सिमम ऑफ दीज थ्री, मतलब जो भी इनमें से सबसे ऊपर है वो वाला फंक्शन कंसिडर करना है। तो मेरे लिए नेट fx क्या बन के आ जाएगा? तो इस पोर्शन में आप हमेशा देख सकते हो कि ये वाली जो लाइन है वो सबसे ऊपर है, तो ये वाले आउटपुट बन के आएंगे। तो जब यहाँ पे पहुंचे तो उस केस में ये वाली लाइन अब नीचे चली गई है, अब ये वाली लाइन ऊपर है, तो ये वाली लाइन ही हमेशा ऊपर रहेगी। तो नेट मेरे लिए जो fx है, अब वो ब्लू कलर वाली जो लाइन है वो बन के आ गया है। बाकी सारे जो पोर्शन है मैं उसको छोड़ सकता हूं। तो ये ग्राफ है जी बेटा fx का। तो अब इस fx की मिनिमम वैल्यू आपने निकालनी है। मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है? इस पॉइंट पे आ रही है, 6 0.5। equals to half. हाफ एक्स। इस पॉइंट पे आ रही है। और इस पॉइंट पे आउटपुट अगर निकालना है तो निकालने के लिए क्या है? ये 2 माइनस एक्स वाली लाइन थी, ये x प्लस 1 वाली लाइन है, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, बस इनसे आपको आउटपुट मिल जाएगा। मतलब y की वैल्यू चाहिए बेसिकली आपको। तो ग्राफ से आपने ये जज कर लिया कि भाई इसमें मिनिमम पॉइंट, मिनिमा वाला पॉइंट कौन सा है, तो वहां से बस आपने मिनिमम वैल्यू y की निकाल लेनी। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है? 1.5। Yes, sir. 1.5। Yes, sir. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो मेंस में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी बेटा, करिए सर।
हाँ जी बेटा, क्या आंसर आ रहा है? अगेन इसमें भी ग्राफ बनाएंगे पहले तो। सर वन वाला फर्स्ट ग्राफ ऑप्शन। बन जाएगा, cos x वाला ग्राफ बना लेंगे, माइनस पाई से पाई ही ग्राफ बनाना है तो फिर ऐसा बना लेते हैं। ये आपका cos x का ग्राफ है जी। वन माइनस साइन एक्स का ग्राफ, वन माइनस साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा? π/2 0 से π/2 से में cos x से नीचे। सर ठीक है। पहले हम माइनस साइन एक्स का बना Yes, लेंगे। sir. बिल्कुल Cos बिल्कुल x से बिल्कुल ऐसे ही करना। 1 यूनिट। साइन एक्स का ग्राफ आप जानते हो तो माइनस साइन एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा? ये आपका माइनस साइन एक्स का ग्राफ। और अब इसमें 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो फिर वो जो ग्राफ मिलेगा वो 1 माइनस साइन एक्स का ग्राफ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा इसका ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ, तो कुछ ऐसा आपका आ जाएगा। यस y पे 1 आंसर आना चाहिए। ऐसा ग्राफ आपका करेंगे। ओके, यस सर। अब इन तीनों में मिनिमम वाला सेगमेंट कौन सा है? इस इंटरवल में आप देख सकते हो कि ये वाला ग्राफ सबसे छोटा है, तो ये ब्लू वाला कलर मैंने बना लिया। अब उसके बाद ये वाला जो ग्राफ है यहाँ पे आके मिनिमम हो रहा है, और फिर π/2 के बाद ये वाला कॉस वाला जो ग्राफ है वो आपका मिनिमम है। यस सर। तो ये वाला ग्राफ आपका बेसिकली एफएक्स ग्राफ है, तो इसके लिए आपने चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। पहले ऑप्शन 1, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू π/2 पे शार्प Sharp पॉइंट point है हमें, तो नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 वो सही है। यस शार्प कॉर्नर पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। एंड लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू π/2 पे लोकल मैक्सिमा है क्या? नहीं, π/2 के नहीं लेफ्ट नंबर तो ज्यादा है, तो मैक्सिमा नहीं सकता। लोकल मिनिमा एट x इक्वल्स टू 0 नहीं x इक्वल्स टू 0 पे लोकल मिनिमा नहीं है, तो सी और डी भी गलत। तो ये क्वेश्चन भी ऐसा है जिसमें भी आपको है ना ग्राफ बनाना था, तो ये तीनों क्वेश्चन मैंने है ना ग्राफ वाले लिए हैं, तो थोड़ा सा आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं जरूर मान सकता हूँ क्योंकि उसमें हर एक ऑप्शन में आपको बार बार सोचना पड़ रहा था, ग्राफ बनाना पड़ रहा था। तो वो ऑप्शन वाइज के हिसाब से थोड़ा ज्यादा टफ हो गया है, लेकिन एटलीस्ट इतना जरूर आना चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन में भी कि आप एफएक्स का ग्राफ जरूर बना पाए। अगर मैं सिर्फ इतना ही पोर्शन यहाँ पे कंसीडर करके चलता तो, और एफएक्स में ही सारे के सारे ऑप्शन में आपको दे देता, तो मैं है ना इसको बोल सकता हूँ कि भाई ये मेंस लेवल का क्वेश्चन हो गया। एटलीस्ट आप इतना ग्राफ जरूर बना। अब एक एक ऑप्शन के ऊपर जब बात चली गई है तो फिर वह ना थोड़ा टफनेस लेवल बढ़ जाता है। तो सेकंड और थर्ड नो डाउट है ना मेंस लेवल के हैं, तो इनको जरूर आप बना लें, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन बेटा कल की क्लास में करेंगे, और हम लोगों ने वो पीडीएफ भी डिस्कस करना था तो आज है ना भूल गए, तो कल की क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे पहले। सर हाँ जी, x इक्वल्स टू 0 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लिक्शन है ना? हाँ जी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जरूर है। ठीक है सर, थैंक सर आपने रिवीजन मटेरियल के लिए बोला मैम को? मैम को तो मैंने आपकी क्लास होते साथ बोल दिया था, लेकिन अभी तक शायद नहीं मिला है ना आप लोगों को। देखते हैं क्या है, मैं आप अभी फिर से बोलता हूँ मैम को, ठीक है। ओके सर सर। इसमें एडवांस टेक्निक पता नहीं कैसे हुई है, बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्क्स लगा रखे हैं। यस सर, मेरे भी हाँ जी काफी, सर, मैं तो मेरे देख भी। कह रहा था। सर
नेगेटिव मार्किंग सर मतलब सर मेरे ख्याल से जरूरत से पार्शियल ज्यादा नहीं का करी मतलब तो फिर नेगेटिव। ऐसे ही। पार्शियल मार्किंग ही नहीं की सर। अच्छा, मल्टी करेक्ट में पार्शियल नहीं था, तो आप लोगों ने क्या वहाँ उसमें पे इंस्ट्रक्शंस पढ़ा होगा? सर पार्शियल गिवन था इंस्ट्रक्शंस में भी, और वैसे पर इन्होंने नहीं लिखा। इन्होंने नहीं सर किया अगर सर, नेगेटिव बहुत ज्यादा होगी। पार्शियल मार्किंग ना भी हो और नेगेटिव हो, फिर भी ज्यादा बन रहे थे, इतने ज्यादा नेगेटिव ये लगा सर इनकरेक्ट Yes, sir. क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लिखे हुए हैं वहाँ पे। देखिए, अगर कोई क्वेश्चंस में है तो मैं ना डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन एक इन जनरल तो फिर यही है कि भी अगर आपको पेपर के दौरान पार्शियल मार्किंग दिया है और आपको लग रहा है पार्शियल मार्किंग से नहीं बन रहा है, तो फिर आप उसके लिए मैम से एक बार बात करिए कि क्या है। सर सर अभी एनालिसिस नहीं आया वो रिजल्ट पेपर। होता है। ओके, एनालिसिस नहीं आया अभी तक। सर लेकिन साथ में पेपर आ गया था, उससे बनाए थे मार्क्स, लेकिन उससे ज्यादा बन रहे थे। यस सर, मैंने भी। तो आप एक बार मैम से बात करिए उसके लिए कि क्या पार्शियल मार्किंग का क्या सीन है, कि भी उन्होंने ऐसे गलत क्यों किया है, ठीक है ना? तो वही वही आपको गाइड करेंगे उसके लिए तो, यस सर। ठीक है। बाकी फिर मैं यस। है ना, फिर भी मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अभी मतलब नो डाउट मार्क्स आते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन अगर छोटा मोटा कुछ एरर की इस टाइप की वजह से है ना, अगर कुछ ऐसा जा रहा है, तो आप है ना इस चीज से डेविएट ना हो कि भी अल्टीमेटली आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप चीजें सीखें, ठीक है? तो जो भी कंसेप्ट्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, आप वो वाला ऑब्जेक्टिव से डेविएट ना हो, ठीक है? यहाँ पे मार्किंग स्कीम ऊपर नीचे हो सकती है, कोई गलती वलती हो सकती है, लेकिन मेन पेपर में आपका ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आप यहाँ से चीज़ें सीखते जाएँ बस, तो डेफिनिटली वो आगे आपको हेल्प करेगा। ओके? ओके सर।